हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराता है। यहाँ पे मिलने वाले जितने भी वीडियोस हैं इन्हें आप जब चाहें जितनी बार देखना चाहें देख सकते हैं। टोटली 100% फ्री है। और यहाँ पर मिलने वाला जितना भी कंटेंट है, यानी कि इन वीडियोस में जितना भी कंटेंट रहता है वो भी बहुत ही उम्दा क्वालिटी का रहता है। जब सब कुछ इतना अच्छा है तो सारी पढ़ाई और सारे ही एग्ज़ाम्स की तैयारी आप हमारे चैनल के थ्रू ही करते हैं। तो और हम भी इसी में कोशिश करते रहते हैं कि आपके लिए कुछ ना कुछ नया लाते रहें। तो जैसे कि अभी CUET यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है, तो उसकी भी तैयारी हम आपको करा रहे हैं। तो आज भी हमारा वीडियो इसी से रिलेटेड है। हमारा वीडियो CUET यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के हिंदी लैंग्वेज का पोर्शन मैं आपको करा रही हूँ। तो आज जो लेकर आई हूँ वो है हमारा मॉक टेस्ट पेपर नंबर 16। तो अभी तक हम 15 मॉक टेस्ट पेपर करा चुके हैं और आज हमारा 16वां है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जितने भी मॉक टेस्ट पेपर आपको कराए जा रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा जो है आपकी प्रैक्टिस के लिए कराए जा रहे हैं, क्योंकि हम ये नहीं कहते कि भाई एग्ज़ाम में यही आएगा। हम जितनी प्रैक्टिस करते रहते हैं हम चीज़ों को उतना जान और समझ पाते हैं और हम अपनी स्पीड बिल्डअप कर पाते हैं। स्पीड बिल्डअप करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमारा एग्ज़ाम जो है वो 45 मिनट्स का होगा। इसके दौरान हमें 40 क्वेश्चन ऑप्ट करने हैं, यानी कि हमारे क्वेश्चन पेपर में 50 क्वेश्चंस रहेंगे और हमें 40 करने हैं। अब इस दौरान हमारे पास 1 या 2 गद्यांश आएंगे, परिच्छेद भी आएंगे। तो ये सभी कुछ चीज़ों को पढ़ना करना इन सब के लिए समय चाहिए। तो जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत आसान होती चली जाती हैं। तो यहाँ पर आपको जो 40 क्वेश्चंस करने हैं इसमें एक सही जवाब के लिए आपको 5 नंबर मिल रहे हैं। तो यानी कि ये पूरा हमारा जो क्वेश्चन पेपर है ये 200 मार्क्स का रहेगा। टाइम आपके पास 45 मिनट का रहेगा। इसमें माइनस मार्किंग भी है। अगर आपने कोई भी क्वेश्चन गलत किया तो उसमें से आपके -1 हो जाएंगे। मतलब उस क्वेश्चन के लिए आपको कोई मार्क्स नहीं मिलने हैं। आपने पहले जो सही क्वेश्चंस किए हुए हैं, जो सही आंसर दिए हैं, जिसमें आपको 5 मार्क्स मिले हुए हैं, उसमें से 1 मार्क्स माइनस हो जाएगा। इसलिए आंसर देते समय बहुत ही सावधानी रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है इसमें गद्यांश। तो देखिए गद्यांश कभी कभी तो हमारे पास बहुत इजी आ जाते हैं, बहुत अच्छे वे में समझ लेते हैं। कभी कभी क्या होता है ये तथ्यात्मक, जैसे अभी आप यहाँ पर जो हमारे पास गद्यांश देखने वाले हैं ये तथ्यात्मक गद्यांश है, ठीक है। तो तथ्यात्मक गद्यांश में क्या होता है, जो डाटा हमारे पास में कलेक्ट होता है उसी को लेकर हमारे पास एक जो है रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट का मतलब क्या होता है आप सभी को पता है कि कोई भी चीज़ जो हुई है उसको लेकर हम पूरा एक खाका बना देते हैं। तो वहीं यहाँ पर आपके सामने एक तथ्यात्मक गद्यांश है जो तथ्यों पर आधारित है और एक रिपोर्ट के रूप में। तो बहुत सावधानी से पढ़ना है, ये ध्यान रखना है। जब भी आप कोई भी गद्यांश आपके सामने आए उसे एक ही बार में पढ़कर आपको पूरा करना है। बार बार पढ़ने के लिए हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो निर्देश क्या है, प्रश्न संख्या 1 से 5 दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमारे पास गद्यांश दिया है, उसके बाद प्रश्न संख्या 1 से लेकर 5 तक गद्यांश आधारित प्रश्न हैं, उनको हम करेंगे। तो सबसे पहले हमें गद्यांश पढ़ना है। भारत में आर्थिक विकास ने अपने अधिकांश स्वतंत्र इतिहास के लिए समाजवादी प्रेरित नीतियों का पालन किया, जिनमें कई क्षेत्रों का राज्य स्वामित्व भी शामिल था। स्वतंत्रता के बाद के 3 दशकों में भारत की प्रति व्यक्ति आय केवल 1% वार्षिक दर से बढ़ी। ध्यान रखिएगा, जितने भी नंबर आ रहे हैं, आपके सन आ रहे हैं, जो भी आपकी डेट्स या सन आ रहे हैं, उनको भी आपको ध्यान रखते हैं, क्योंकि आगे क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा हमें नहीं पता होता है। तो एक बार आप पढ़ लीजिए। वैसे तो आपको बार बार पढ़ने का ऑप्शन मिलेगा, ये नहीं कि गद्यांश आपके सामने से हट जाएगा, वो रहेगा आपके सामने, लेकिन हमारे पास बार बार पढ़ने का समय नहीं होगा। 1980 के दशक के मध्य में भारत ने धीरे धीरे आर्थिक उदारीकरण के माध्यम से अपने बाजार खोले। 1991 के बाद से और अधिक मौलिक सुधारों और 2000 के दशक में उनके नवीनीकरण के बाद भारत एक मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़ा। 2000 के दशक के अंत में भारत की वृद्धि 7.5% तक पहुंच गई, जो एक दशक में औसत आय को दोगुना कर देगी। तो देखिए कितनी तेजी, मतलब 1% से वो 7.5% की वृद्धि तक आ गई थी। विश्लेषकों का कहना है कि अगर भारत और अधिक मौलिक बाजार सुधारों को आगे बढ़ाता है तो यह दर को बनाए रख सकता है
और यहां तक कि सरकार के 2011 के 10% के लक्ष्य तक पहुंच सकता है। राज्यों की अपनी अर्थव्यवस्थाओं पर बड़ी जिम्मेदारियां हैं। 1999 से 2008 की वार्षिक विकास दर तमिलनाडु में 9.9%, गुजरात में 9.6%, हरियाणा में 9.1%, दिल्ली में 8.9%, बिहार में 5.1%, उत्तर प्रदेश में 4.4%, मध्य प्रदेश में 6.5% की तुलना में काफी अधिक थी। भारत दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और क्रय शक्ति समता समायोजित विनिमय दर यानी पीपीपी के हिसाब से तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। प्रति व्यक्ति आधार पर यह दुनिया में 140वें या पीपी द्वारा 129वें स्थान पर है। आर्थिक विकास योजनाओं के विस्तार से प्रेरित है जो अन्य क्षेत्रों की तुलना में लगातार तेजी से बढ़ रहा है। यह तर्क दिया जाता है कि भारतीय विकास का पैटर्न एक विशिष्ट रहा है और देश अपनी आर्थिक संरचना के परिवर्तन में मध्यवर्ती औद्योगिकरण के नेतृत्व वाले चरण को छोड़ने में सक्षम हो सकता है। तो यहाँ पर किस तरीके से उसने आर्थिक बाजार में अपनी बढ़त बनाई है, भारत ने 1 से कैसे धीरे धीरे उसने प्रोग्रेस करी है और आगे कैसे बनी रह सकती है, ये सारे सजेशंस इसमें हैं। आर्थिक विकास की बेरोजगारी प्रकृति के बारे में गंभीर चिंताएं उठाई गई। अनुकूल व्यापक आर्थिक प्रदर्शन भारतीय आबादी के बीच गरीबी के उल्लेखनीय कमी के विकास के लिए आवश्यक, लेकिन कोई पर्याप्त शर्त नहीं। अब देखिए, भारत बहुत बड़ा देश है और यहाँ पर गरीबी भी काफ़ी हद तक है। तो यहाँ पर ये बात जो हो रही है ये आपके 2000 के दशक यानी 2008 के बीच तक की है। तो वहाँ तक जो है चीज़ों को प्रोग्रेस बहुत हद तक आज़ादी के बाद से लेकर तब तक हमारे देश ने काफ़ी प्रोग्रेस करी, लेकिन और प्रोग्रेस की रिक्वायरमेंट थी। क्यों? क्योंकि हमारी जनसंख्या भी उतनी ही तेज़ी से बढ़ रही थी। तो जो एक दर सोची गई थी कि 2010 तक या 11 तक जितना बढ़ जाना चाहिए उतना बढ़ नहीं पाया। इसका कारण क्या था? हमारी जनसंख्या का बढ़ जाना। तो ये चीज़ जो एक मोटिव था जनसंख्या के बढ़ने के साथ, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है जब संख्या बढ़ेगी तो संसाधन बढ़ जाते हैं, जब संसाधन बढ़ते हैं तो विकास उतनी तेज़ी से दर नहीं हो पाती है। तो ये चीज़ इन्होंने इस चीज़ में दर्शाने की कोशिश करी है कि हमें विकास की दर भी उतनी ही तेजी करनी है। सुधार के बाद भी अवधि 1991 से गरीबी में गिरावट की दर अधिक नहीं रही, मतलब बहुत ज़्यादा कोशिश करी गई, मतलब 1991 के बाद इतनी गिरावट गरीबी में नहीं आ पाई। सामाजिक विकास के कुछ अन्य गैर आर्थिक आयामों में सुधार और भी कम अनुकूल रहे। सबसे स्पष्ट उदाहरण बाल कुपोषण 2005-06 में 46% का एक असाधारण उच्च और दृढ़ स्तर है। भारत में आर्थिक सुधारों की प्रगति का बारीकी से अनुसरण किया जाता है। विश्व बैंक का सुझाव है कि सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार, बुनियादी ढांचा, कृषि और ग्रामीण विकास, श्रम नियमों को हटाना, पिछड़े राज्यों में सुधार और HIV यानी एड्स है। इज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2015 में भारत 142वें स्थान पर था, जो चीन के 90वें, रूस के 62वें और ब्राजील के 120वें स्थान की तुलना में एक झटका है। आर्थिक स्वतंत्रता विश्व रैंकिंग के सूचकांक के अनुसार राष्ट्रों की आर्थिक स्वतंत्रता पर एक वार्षिक सर्वेक्षण भारत, चीन और रूस की तुलना में 123वें स्थान पर है, जो 2012 में क्रमशः 138वें और 144वें स्थान पर था। तो देखिए, विश्व के हिसाब विश्व में तीन देशों से हमारा 3 कॉन्टिनेंट से हुआ, जिसमें चीन, भारत, कॉन्टिनेंट कह रही हूँ सॉरी, 3 देशों से हुआ, जिनमें चीन था, रूस था और भारत। तो इन तीनों को जब किया गया तो इसमें भारत की जो प्रगति दर थी वो धीरे धीरे बढ़ रही थी और ये सभी को चौंकाने वाली बात थी। अब ये जो हमने अभी पढ़ा, ठीक है, ये जो अभी पूरा गद्यांश हमने पढ़ के यहाँ पर ख़त्म किया, इसी पे आधारित हमारे पास प्रश्न है। प्रश्न को ध्यान से देखेंगे क्योंकि यहाँ पर आंकड़े बहुत सारे हैं, तो हो सकता है आपको पीछे पलट के देखना पड़े, तो आप उसको भी देख सकते हो। तो क्या है, अनुच्छेद के अनुसार आर्थिक विकास किस प्रकार की सेवाओं के विस्तार से प्रेरित है। आर्थिक विकास किस तरह की सेवाओं का हम विकास करें तब
चीजें हो सकती हैं। दुनिया में उपलब्ध अन्य क्षेत्रों की तुलना में धीमी गति से बढ़ रही सेवाएं, दुनिया में उपलब्ध अन्य क्षेत्रों की तुलना में सेवाएं अधिक आसानी से बढ़ रही हैं। भारत में उपलब्ध अन्य सभी क्षेत्रों की तुलना में सेवाएं तेजी से बढ़ रही हैं। दुनिया में उपलब्ध अन्य क्षेत्रों की तुलना में सेवाएं लगातार तेजी से बढ़ रही हैं। तो क्या है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है आपका दुनिया में उपलब्ध अन्य क्षेत्रों की तुलना में सेवाएं लगातार तेजी से बढ़ रही हैं। मतलब बहुत तेजी से ये सारी चीजें बढ़ती चली जा रही हैं। नेक्स्ट है, अनुच्छेद के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? अब यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं हमें, अब हमें बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है। 150 से अधिक देश पीपीपी के आधार पर भारत से बेहतर कर रहे हैं। भारत प्रति व्यक्ति आधार पर 140वें देशों से बेहतर कर रहा है। भारत आर्थिक विकास के आधार पर 117वें स्थान पर है, जो एक झटका है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में 2015 में भारत 142वें स्थान पर था। तो इसमें सही जो है वो है हमारा लास्ट। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में 2015 में भारत 142वें स्थान पर था। नेक्स्ट है, अनुच्छेद के अनुसार विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के सुधारों पर विश्व बैंक की क्या राय थी? उनका विश्व बैंक ने हमें क्या राय दी थी? हमें कहां पर सुधारों की ज्यादा आवश्यकता है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, स्वास्थ्य सुधार, श्रम नियमों को हटाना और कृषि विकास। तो ये 3 चीजें जो दी हुई थी, 4 चीजें थी, इसमें हमें कहां पर सुधार की आवश्यकता थी? इसमें हमें सुधार की जो आवश्यकता थी वो थी हमारी, आप देखेंगे, तीसरा और चौथा, यानी कि श्रम नियमों को हटाना और कृषि विकास, इन 2 को बोला गया है। तो यहां पर हमारा खा आएगा, तीसरा और चौथा। देखिए सही ना, ये 2 चीजों में उन्होंने बोला था सुधार करने के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट, परिच्छेद के अनुसार अर्थशास्त्रीय उदारीकरण भारतीय के लिए फायदेमंद रहा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन दिए गए कथन का समर्थन करता है? अब हमें गद्यांश के अनुसार इस कथन का समर्थन करता हुआ एक कथन निकालना है। क्या है? भारत धीरे धीरे आर्थिक उदारीकरण के माध्यम से अपने बाजारों की शुरुआत करता है। भारत ने अपनी शुरुआत के 10 वर्षों के भीतर पूरी दुनिया में नए बाजार खोले। भारत ने अपनी शुरुआत के बाद पिछले दशक की तुलना में बहुत अधिक रोजगार दिया। आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत के बाद भारत की विकास दर 7.5% की वृद्धि हुई। तो जो समर्थन कर रहा है वो है हमारा पहला, यानी अर्थशास्त्रीय उदारीकरण भारतीय के लिए फायदेमंद रहा। इसके लिए सही क्या है? भारत ने धीरे धीरे आर्थिक उदारीकरण के माध्यम से अपने बाजारों की शुरुआत करता है। ये हमारे पहले ही पैरा में था, उसके बारे में दिया गया था। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख आर्थिक विकास के संदर्भ में नहीं है? अब इसमें बताना है, जो इसमें इतने सारे जो हमारे पास स्टेटमेंट दिए हैं 4, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आर्थिक विकास के संदर्भ में नहीं है? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक विश्व रैंकिंग ने आर्थिक स्वतंत्रता पर एक वार्षिक सर्वेक्षण किया। भारत की प्रति व्यक्ति आय केवल 1% वार्षिक दर से बढ़ी। भारत में आर्थिक सुधारों की प्रगति का बारीकी से पालन किया जाता है। आर्थिक उदारीकरण वृद्धि और आर्थिक विकास का एक समन्वय है। तो यहां पर जो वाक्य समर्थन कर रहा है वो है हमारा लास्ट, आर्थिक उदारीकरण वृद्धि और आर्थिक विकास का एक समन्वय है। ये हमारा आर्थिक विकास से संबंधित नहीं है। तो यहां पर हमारे गद्यांश से संबंधित प्रश्न खत्म हो गए। अब हमारे पास व्याकरण संबंधी प्रश्न आ रहे हैं, जो व्याकरण के और टॉपिक हमारे पास में दिए गए। तो ये तो हमारा पहले बोधगम्यता था, वो हमने कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमारे पास तथ्यात्मक गद्यांश था। अब आ रहा है हमारे पास बाकी व्याकरण आधारित प्रश्न। चलिए देखते हैं। जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो उसके लिए, अब ये क्या है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो वो है हमारा अपव्ययी। दिन और दीन का सही अर्थ है। अब ये हमारे क्या है? श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। दिन का क्या मतलब होता है और दीन का क्या मतलब? दिन मतलब होता है दिवस, और दीन मतलब होता है आपका निर्धन या गरीब। तो यहां पर जो सही हमको दिख रहा है वो है हमारा का। पुष्कर का अनेकार्थक शब्द नहीं है। अब यहाँ पर अनेकार्थक क्या होता है? एक शब्द के कई सारे अर्थ होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पुष्कर का जो नहीं है वो क्या है? तालाब, आग, आकाश या बाण। तो यहाँ जो नहीं है वो है हमारा आग। आग के लिए हम पुष्कर शब्द इस्तेमाल नहीं करते हैं।
जो अपनी बात से हटे नहीं उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? जो नहीं हटे, अटल, निर्भीक, साहसी या बाहुबली। तो जो अपनी बात पे नहीं हटे मतलब वो अपनी बात पर डटा हुआ है, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे? अटल। अव्यय, अव्यय और अव्यय, अव्यय और अव्यय क्या होगा इसका सही अर्थ? रंग बिरंगा, अंग, अविकारी शब्द, शब्द अनर्थ, शब्द। तो अव्यय मतलब होता है अंग, ठीक है, किसी भी चीज के अंग आप ले लीजिए, वो हो गए। और अव्यय का मतलब होता है अविकारी शब्द, जो वो शब्द जिनमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होता है। तो यहां पर जो दिख रहा है वो है हमारा खा, अंग और अविकारी शब्द। अव्यय का मतलब होता है अंग और अव्यय का मतलब होता है अविकारी शब्द। रमेश से डरकर भागा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो अब कारक हम यहां पर क्या देख रहे हैं? से, ठीक है, हमारा कारक क्या है? से है। अब वो क्या हो रहा है? शेर से डरा और भागा, यहां पे क्या है? अलग होने का भाव है। तो से हमारे दो कारक में आते हैं, एक करण कारक में आता है, दूसरा अपादान कारक में आता है। तो यहां पर जो है कोई चीज किसी से अलग हो रही है, जहां पर अलग होने के भाव से लगता है वहां पर क्या होता है? हमारा अपादान कारक। तो यहां पर जो होगा वो क्या है? अपादान कारक होगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में सर्वनाम कौन सा है? हमें सर्वनाम बताना है। करना, खेलना, आना, हम। तो हम को छोड़कर बाकी सभी क्रियाएं हैं और हम हमारा क्या है? सर्वनाम है। वह लड़की बहुत सुंदर है, इस वाक्य में वह शब्द क्या है? अब क्या दिया है? वह लड़की बहुत सुंदर है। आप वह सीधे सीधे ये बता दोगे कि ये तो जो है ये सर्वनाम होता है, लेकिन सर्वनाम और संज्ञा के कुछ नियम होते हैं, ये दोनों एक साथ इस्तेमाल नहीं किए जा सकते हैं। इसको आप ध्यान रखिए, सर्वनाम और संज्ञा ये दोनों एक साथ इस्तेमाल कभी भी नहीं होते, मगर यहाँ आप देख रहे हो संज्ञा और सर्वनाम एक साथ इस्तेमाल है। और जहाँ एक साथ होते हैं उसमें से जो सर्वनाम शब्द है वो विशेषण होगा। क्या होगा? वो विशेषण होगा, वो लड़की की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर वो क्या है? सर्वनाम शब्द है और उसे हम विशेषण के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो हमारा हो जाता है सार्वनामिक विशेषण। क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट आते हैं, खंडहर का तत्सम शब्द होगा। तत्सम शब्द वो शब्द जो संस्कृत से एज इट इज हिंदी में लिया गया है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। तद्भव वो शब्द होते हैं जो संस्कृत से हिंदी में लिए जाते हैं लेकिन उनमें कुछ बदलाव कर दिए जाते हैं। तो अब हमें यहाँ पर खंडहर का संस्कृत स्वरूप ढूंढना है। क्या है? खंडहर, खडहर, खड्डघर, ग्रह और खंडहर। तो यहाँ पर जो सही है वो है हमारा गा, खड्डग्रह। नेक्स्ट आते हैं, अज्ञानी का पर्यायवाची है। अज्ञानी का पर्यायवाची मूर्ख, अटवी, निकुशल, खत्म। तो यहां पर अज्ञानी का जो पर्यायवाची है वह है मूर्ख। जिसे ज्ञान नहीं वो तो मूर्ख ही हुआ ना। अपव्ययी का विलोम है। अपव्ययी मतलब ज्यादा खर्च करने वाला। तो यहां पर क्या होगा? मितव्ययी, अल्पव्ययी, अति या अंबर। तो यहां पर क्या होगा आपका? मित, ये आपका क्या होगा? अपव्ययी का होता है मितव्ययी। मितव्ययी मतलब जो बचाकर संभल कर खर्च करता है वो मितव्ययी कहलाता है, और अपव्ययी मतलब जो बेहिसाब पैसे की बर्बादी करता है। नेक्स्ट आते हैं, हिंदी भाषा भारत की भाषा है। हिंदी भाषा भारत की भाषा है। तो क्या है? इसके लिए हम सही शब्द हमें ढूंढना है। मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, बोलचाल की भाषा, मुख्य भाषा। तो हिंदी अगर भारत की भाषा है तो उसके लिए हम क्या लेंगे? हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। ये सही होगा ना? तो राष्ट्रभाषा आएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य क्या है? अब हमारे पास 4 वाक्य दिए हैं, इसमें हमें शुद्ध वाक्य को ढूंढना है। मुझे घर को जाना है, मुझे घर पर जाना है, मुझे घर में जाना है, मुझे घर जाना है। तो आपको पढ़ के समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है ये। हम इसमें हमारा सही है घा, मुझे घर जाना है। नेक्स्ट आते हैं, इसमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? अब आपको क्या बताना है जो पुल्लिंग नहीं है? धर्म, आदत, रोग या टैक्स। तो अब देखिए, अब जहां जो सिंपल एक चीज हम आपको बता देते हैं,
जो भी शब्द आपके पास आता है जिसमें लिंग को खास तौर से पता चलना है या वचन को पता करना है, तो सिंपल एक चीज आप ध्यान रखो, उससे संबंधित वाक्य क्यों बना लो। जैसे ही आप वाक्य बनाओगे उसकी क्रिया से आपको पता चल जाएगा ये कौन सा वचन है या ये कौन सा लिंग है। तो अगर आप इसको बनाओगे तो यहां पर हम देखेंगे क्या है, आदत जो है वो शब्द पुल्लिंग नहीं है। आदत पड़ जाती है, जाता नहीं है। आदत पड़ जाता हम नहीं बोलते, क्या हम बोलते हैं, आदत पड़ जाती है। तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा स्त्रीलिंग है। बाकी आप देखें, धर्म से बनाएं, मैं धर्म का अनुयायी हूं, ठीक है, धर्म मेरे लिए बहुत आवश्यक, कुछ भी आप बोले तो इसमें पुल्लिंग शब्द होता है। रोगग्रस्त हो जाना, ठीक है। फिर दूसरा आता है टैक्स मैंने चुका दिया, हम ये नहीं मैंने टैक्स चुका दी, हम क्या बोलते हैं, टैक्स चुका दिया। तो बाकी सब जो है वो पुल्लिंग है, खाली आदत जो है वो स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट आते हैं, आगे नात न पीछे पगहा, कहावत का सही अर्थ है। आगे नात न पीछे पगहा ये कहावत है और कहावत का अर्थ होगा काम करने पर उतारू होना, एक काम से दूसरा काम होना, अपनी बुराई ना देखना, किसी तरह की जिम्मेवारी ना होना। तो यहां पर जो इसका है वो है किसी तरह की जिम्मेवारी ना होना। आगे नात ना पीछे पगा मतलब किसी के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होना। नेक्स्ट है, वास्तविक मूल से अधिक लिया जाने वाला शुल्क के लिए सही शब्द है, यानी कि जो हम एक्चुअली जो मूल चुकाते हैं उससे ज्यादा हमसे अगर पैसा लिया जाए तो वो क्या कहलाता है, अतिशुल्क, अधिशुल्क, अपशुल्क या आधि शुल्क। तो यहां पर जो सही है वो होगा हमारा आधि शुल्क। ऐसे तो सीधे आप बोल दोगे अतिशुल्क, अतिशुल्क नहीं होगा, यहां पर इसके लिए सही एकदम शब्द है आधि शुल्क। अर्जन शब्द का विलोम है, अर्जन मतलब कोई चीज गेन करना। उत्सर्जन, व्ययन, सर्जन या सचल। तो यहां पर अर्जन का विलोम होगा व्ययन, व्ययन मतलब व्यय करना, खर्च करना। निम्न में से कौन प्रवीण का पर्यायवाची नहीं है, प्रवीण, ठीक है, प्रवीण नहीं है, ध्यान रखिएगा, प्रवीण ड़ है, प्रवीण का नहीं है। पटु, दक्ष, निपुण, पुराना। तो यहां पर प्रवीण का मतलब क्या होता है, जो बहुत ही ज्यादा चतुर हो उसके लिए होता है। तो पटु, दक्ष, निपुण जो है वो प्रवीण का पर्यायवाची है, लेकिन पुराना नहीं है, पुराना नवीन का है, नवीन प्रवीण, नवीन और प्राचीन। तो यहां पर नया पुराना होता है। दही शब्द का लिंग बताइए। अब दही का लिंग क्या होगा, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग या इनमें से दोनों नहीं। तो सिंपल हमने आपको क्या बताया, दही से आप एक वाक्य बना लो, ठीक है, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। दही जम जाता है या दही जम गई है, दही जम गया है या दही जम गई है। तो हम जैसे ही हमने वाक्य बनाया हमें पता चल गया कि दही क्या है, एक पुल्लिंग है। नेक्स्ट आते हैं, चिड़िया और नहान का तत्सम शब्द। चिड़िया और नहान ये एक तद्भव शब्द है, यानी संस्कृत से लिए गए हैं लेकिन बदलाव हो गया। अब हमें इसके संस्कृत शब्दों को ढूंढना है, क्या होगा इसमें। चिड़ी स्नान, चटिका स्नान, चिड़ी नहाना, चटिका नहाना। तो चिड़िया का होता है चटिका और नहान का होता है स्नान। तो यहां पर जो सही है वो है खा। नेक्स्ट आते हैं, सार का अनेकार्थक शब्द नहीं है। सार का, सार हम किस किस के लिए इस्तेमाल करते हैं ये हमें बताना है। तत्व, निष्कर्ष, लाभ या हानि। तो यहां पर सार का जो अनेकार्थक नहीं है वह है हानि। बाकी सबके लिए तत्व, निष्कर्ष और लाभ के लिए हम सार का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, जिसके सर पर चंद्रमा हो, जिसके सर पर चंद्रमा हो, तो वो उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, चंद्रधारण, चंद्रमोहन, चंद्रशेखर, चंद्रकांता। तो जिसके सर पर चंद्रमा हो वो होता है चंद्रशेखर। नेक्स्ट है, आंख चुराना का अर्थ क्या है, छिप जाना, शर्मसार होना, डरना या धोखा देना। तो यहां पर आंख चुराना का तात्पर्य है छिप जाना। दिन रात एक करने का अर्थ है कठिन परिश्रम करना, बहुत सोना, जगे रहना, चिंता करना। तो दिन रात एक करना मतलब कठिन परिश्रम करना। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या क्या है। जब हमने आपको रस पढ़ाए थे तो उसमें हमने ये चीज क्लियर करी थी, उनके अनुसार रसों की संख्या कितनी है। तो देखिए, अगर आप रस को समझना चाहते हैं तो रस से रिलेटेड मेरा वीडियो पहले अपलोडेड है, आप उसको देख सकते हो। तो यहाँ पर भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 बताई गई है। ऐसे तो हमारी 11 होती है, हम सभी को पता है, लेकिन भरत मुनि ने अपने
जो नाट्य शास्त्र में है 8 बताए थे, 8 जो है उसमें रसों की बात कही थी। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है? सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सच्चिदानंद हीरानंद। तो जो सही है वो है हमारे जयशंकर प्रसाद। ध्रुव स्वामिनी के जो लेखक हैं वो जयशंकर प्रसाद हैं। नेक्स्ट आते हैं, हिंदी को गुसाई भाषा के रूप में किस राज्य में माना जाता है? अब हिंदी पूरे देश में राष्ट्रभाषा है, सभी हिंदी के नाम से जाते हैं, लेकिन गुसाई भाषा जो है वो किस राज्य में बोली जाती है हिंदी को? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल या कश्मीर? तो ये है केरल राज्य में बोली जाती है गुसाई भाषा। निम्न में से वाक्य का शुद्ध रूप है, हमारे पास 4 वाक्य हैं, शुद्ध रूप ढूंढना है। बेटी पराए घर का धन है, बेटी पराए घर का धन होती है, बेटी दूसरे के घर का धन होती है, बेटी पराए धन का धन होती है। तो यहां पर जो सही है वो है बेटी पराए घर का धन होती है। नेक्स्ट है, उससे बुरे तो आप हैं, मैं कौन सा कारक है? उससे बुरे तो आप हैं, तो यहां कारक क्या है? से आ रहा है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको इससे रिलेटेड बताया था, से जहां पर कोई चीज किसी से अलग होने की बात हो रही हो तो वहां अपादान कारक, और जहां सिंपल हो वहां करण कारक। तो यहां उससे बुरे तो आप हैं, तो यहां 2 लोगों की अलग अलग पर्सनालिटी के बारे में बताया जा रहा है, तो कोई चीज अलग हो रही है, तो यहां पर सीधे सीधे हमारा क्या होगा? वो है अपादान कारक। नेक्स्ट आते हैं, वचन कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के आपने अभी तक वचन पढ़े हैं? वचन हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और द्विवचन। ये देखिए, हिंदी में की बात हम कर रहे हैं, हिंदी में 2 वचन होते हैं, संस्कृत में हमारे 3 वचन होते हैं, जिसमें नपुंसकलिंग भी आता है। ओके, वाक्यों में से कौन सा मिश्र वाक्य है? क्या होगा? सभी ने महाप्रतापी राजा भोज का नाम सुना है। तो यहां पर हम पहला वाक्य जो देख रहे हैं ये हमें सरल वाक्य लग रहा है, इसमें किसी भी तरह ना संयुक्त वाक्य है और ना ही ये मिश्र वाक्य है। दूसरा आते हैं, वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम नहीं सुना? ये हमें मिश्र वाक्य लग रहा है। आगे आते हैं, महाप्रतापी राजा भोज का नाम किसने नहीं सुना? ये भी हमारा सरल वाक्य है। तो हमारा मिश्र वाक्य जो है वो खा है। मिश्र वाक्य को पहचानने का सीधा सीधा जो है वो है, आप पहला स्टेटमेंट जब देखेंगे, मिश्र वाक्य में हमेशा 2 वाक्य रहेंगे, और 2 वाक्य में हमारे पास क्या रहता है? जो पहला वाक्य रहता है वो डिपेंडेंट रहता है, उसको पढ़ने के बाद हमें ऐसा लगता है कि इसके आगे अभी और वाक्य है जो पढ़ा नहीं गया है। तो यहाँ पर वह कौन सा मनुष्य है, हमें ऐसा लगता है पढ़ने के बाद कि इसके आगे भी कुछ और है जो अधूरापन है। तो ये हमारा वाक्य जो है वो मिश्र वाक्य होता है। वाक्यों को आप ठीक से अगर समझना चाहते हैं तो मिश्र वाक्य से संबंधित जो है, वाक्य से संबंधित हमारे दोनों, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद और आपके वाक्य रचना की दृष्टि से वाक्य भेद, दोनों के ही वीडियो बने हुए हैं, आप उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, घड़ों पानी पड़ जाना मुहावरे का सही अर्थ है। घड़ों पानी पड़ जाना, स्नान करना, परेशान होना, अत्यंत लज्जित होना या सिर पर पानी डालना। तो घड़ों पानी तात्पर्य का है अत्यंत लज्जित होना। अब नेक्स्ट आते हैं, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? किस भाषा परिवार की है? द्रविड़, आस्ट्रिक, भारोपीय, चीनी, तिब्बती। तो हिंदी भाषा आती है हमारी द्रविड़ भाषा परिवार से। किससे आएगी? द्रविड़ भाषा परिवार से आएगी। नेक्स्ट है, अंधों में काना राजा मुहावरे का अर्थ क्या है? अंधों में काना राजा, काना राजा बहुत अच्छा राजा, अयोग्य लोगों के बीच कम योग्य वाला व्यक्ति या दुर्लभ व्यक्ति। तो यहां पर अंधों में काना राजा है, अयोग्य लोगों के बीच में योग्यता वाला व्यक्ति। पर्यायवाची शब्द को कहते हैं, अब पर्यायवाची शब्द का और भी क्या नाम है? एकार्थक शब्द, युग्म शब्द, प्रतिशब्द या उपयुक्त शब्द। तो यहां पर पर्यायवाची को हम किस नाम से जानते हैं? एकार्थक शब्द। समानार्थी शब्द बोलते हैं, एकार्थक शब्द बोलते हैं, मतलब सभी शब्दों के एक ही अर्थ होंगे, हम कोई भी ले लें। जैसे हम यहाँ पर बोले अग्नि, आग, अनल, पावक, तो इन सबका अर्थ ये क्या है? आग ही है। तो यहाँ पर एकार्थक शब्द बहुत है लेकिन सबके अर्थ एक ही हैं। उसी तरह समानार्थी होता है, पर्यायवाची होता है, सबका एक ही मतलब होता है। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से हरकत शब्द का अनेकार्थी चुनिए। क्या है? हरकत शब्द का अनेकार्थी चुनना है। सेहत, छुटकारा, दंड, सजा, नतीजा, फल, गति, चेष्टा। तो यहाँ हरकत का जो अनेकार्थी है
वो है गति और चेष्टा। खुशबू में कौन सा उपसर्ग है? खुशबू में उपसर्ग, उपसर्ग क्या होगा? देखिए खुशबू, खुश कोई नहीं, तो यहां पर खुशबू, याद रखिए क्या है हमारा? खुशबू। तो अब इसमें मूल शब्द हमारा क्या होगा? इसमें हमारा मूल शब्द ये है, ये क्या होगा हमारा मूल शब्द। ओके, और फिर उसके बाद हमारा क्या आता है? खुश। खुश हमारा क्या होगा? वो है हमारा उपसर्ग। ठीक है, तो खुश हमारा क्या हुआ? उपसर्ग है, और बू हमारा मूल शब्द होगा। तो यहां पर सही है हमारा गा। देखिए, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, जिसका निवारण नहीं किया जा सके। क्या है? जिसका निवारण नहीं किया जा सके के लिए एक शब्द होगा, यानी एक शब्दों के लिए एक शब्द। इसमें क्या होगा? निवारण, विकारी, अनिर्णित या अनिवार्य। तो यहां पर जो सही है वो होगा जिसका निवारण नहीं किया जा सके वो है अनिवार्य। अब यहां पर अनिवार्य, जो चीज करना जरूरी है, यानी कि हम उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकाल सकते, वो जरूरी है, तो वो क्या होता है? अनिवार्य होता है। नेक्स्ट आते हैं, संज्ञा किस प्रकार का शब्द है? विकारी, अविकारी, विकारी, सविकारी या निर्विकारी। तो यहां पर संज्ञा शब्द क्या होता है? जिनमें बदलाव होता है, और जिन शब्दों में बदलाव होता है वो क्या कहलाते हैं? विकारी कहलाते हैं, यानी कि उसमें बदलाव हो रहा है, और जिनमें नहीं होता है वो कहलाते हैं अविकारी या अव्यय शब्द। तो संज्ञा हमारा क्या हो गया? वो विकारी शब्द होता है। नेक्स्ट है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? हिंदी जो अभी प्रेजेंट टाइम में बोली जा रही है वो कौन सी प्रचलित रूप में बोली जा रही है? अवधि में, खड़ी बोली, ब्रज भाषा या देवनागरी? अभी हम प्रेजेंट टाइम में जो बोलते हैं वो है हमारी खड़ी बोली में हम बोलते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अब यहां पर हमारे सामने एक ही वर्ड के कई सारे रूप दिए हैं, अब हमको बताना है कि सही क्या है। क्या दिया है? परिणति, परणति, परिणति या परिणति। तो यहां पर जो सही है वो है हमारा का परिणति। नेक्स्ट है, जिस छंद में कवि अपनी इच्छा अनुसार घटा बढ़ाकर रचना करता है उसे कहते हैं, यानी कि जिस छंद में इंसान अपने हिसाब से कोई चीज घटा या बढ़ा सकता है तो वो छंद क्या कहलाता है? घनाक्षरी, केचुआ छंद, अकविता छंद, गेय छंद। तो जो सही है वो है केचुआ छंद होता है। नेक्स्ट आते हैं, पीपर पात सरिसमन डोला में कौन सा अलंकार है? क्या है? पीपर पात सरिसमन डोला, उपमा, अनुप्रास, यमक या उत्प्रेक्षा। तो यहां पर आप देख रहे हैं पीपर पात, यानी कि जो है पीपल का पत्ता या पीला पत्ता, जो भी आप समझ लीजिए। इसमें क्या है? पीपर पात सरिस मंडोला, यानी कि एक सूखे हुए पत्ते के हिसाब से हमारा मंडोला। तो यहाँ पर क्या है? एक की तुलना दूसरे से करी जा रही है, तो सीधे सीधे जहां तुलना होती है वहां पे क्या होता है? हमारा उपमा अलंकार होता है। लेकिन यहाँ पर एक उपमा अलंकार की हमने पहचान भी आपको बताई थी, क्या थी? सा, सी, से, सम, सरिस। तो यहाँ पर क्या देखिए, ये सरिस शब्द आ रहा है, तो सही हमारा क्या होगा? यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। देखिए दो पहचान हो गई, एक तो तुलना करी जा रही है और दूसरा यहां पर ये हमारे शब्द भी है, तो सही है हमारा उपमा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अब क्या दिया है? प्रश्न संख्या 49 और 50। नीचे दिया गया प्रत्येक वाक्य 4 भागों में बांटा गया है जिन्हें A, B, C, D विकल्प दिए गए हैं। आपको यह देखना है कि वाक्य के किसी भाग में व्याकरण, भाषा, वर्तनी, शब्दों में गलत प्रयोग या इसी तरह की कोई त्रुटि तो नहीं है। त्रुटि अगर होगी तो वाक्य के किसी एक भाग में होगी, उस भाग का क्रमांक ही उत्तर है। यदि वाक्य त्रुटि रहित है तो उत्तर ई अर्थात त्रुटि है। तो अब यहां पर क्या है? एक सेंटेंस है आपको दिया गया है, उस सेंटेंस को 4 भागों में बांट दिया गया और हर भाग को एक नाम दे दिया गया A, B, C, D। तो अगर इसमें कोई भी गलती है, भाषा है, व्याकरण है, वर्तनी है, शुद्ध रूप है, कहीं से भी अगर कोई गलती है तो वाक्य का वो भाग ही, जैसे मान लीजिए बी में गलती है तो वो वही भाग हमारा उत्तर होगा, यानी बी। अगर मान लीजिए पूरे सेंटेंस में कोई गलती नहीं है तो हमारे पास एक 5वां ऑप्शन दिया गया है ई, जिसमें लिखा है त्रुटि रहित। अगर कुछ नहीं है तो हम बोलेंगे ई, इसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। इसको कैसे करेंगे? देखिए हमारे पास 2 प्रश्न है, 49 और 50। क्या दिया है? नए कवियों ने परंपरा से हटकर कविता को नए धरातल पर
भाषा में सम्मानित किया है। और हमारा ई ऑप्शन है त्रुटि रहित। तो आप यहां देख रहे हैं हर सेंटेंस को ए बी सी डी, ये 4 भागों में बांट दिया एक सेंटेंस को, और एक ऑप्शन दे दिया ई। अब हमें ढूंढना क्या है इसमें त्रुटि। तो इसमें जो त्रुटि है वो है हमारी किस भाग में, डी भाग में। यानी कि यहां पर भाषा में सम्मानित किया नहीं होगा, यहां भाषा में प्रतिष्ठित किया होगा। क्या है, यहां भाषा में सम्मानित किया के स्थान पर भाषा में प्रतिष्ठित किया है का प्रयोग उचित है। कैसे, अब देखते हैं। नए कवियों ने परंपरा से हटकर कविता को नए धरातल पर भाषा में प्रतिष्ठित किया है। ये हमारा सही, तो जो डी है तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। एक और देखते हैं प्रश्न क्या है। जिस प्रकार आभूषणों के द्वारा शरीर की शोभा बढ़ जाती है, उसी प्रकार अलंकारों से भाषा में लालित्य आ जाता है। और आखिरी ऑप्शन है त्रुटि रहित। तो यहां पर जो गलती आ रही है वो है हमारा ऑप्शन बी। बी में क्या है, शरीर की शोभा बढ़ जाती नहीं है, शरीर की ये शोभा बढ़ जाती है। यहां बढ़ जाता है लिखा है, यहां पे क्या होगा, बढ़ जाती है। तो यहां वर्तनी संबंधी जो है वो त्रुटि है। क्या दिया है, यहां शरीर की शोभा बढ़ जाता है के स्थान पर बढ़ जाती का प्रयोग होगा। तो क्या है, जिस प्रकार आभूषणों के द्वारा शरीर की शोभा बढ़ जाती है, उसी प्रकार अलंकारों से भाषा में लालित्य आ जाता है। तो ये हमारा हो गया आज का मॉक टेस्ट पेपर। आई थिंक आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी और भी आपके लिए मॉक टेस्ट पेपर लेके आऊंगी जिनमें कुछ और भी तरह के प्रश्न होंगे, तो बहुत ही तैयार रहिए। हर तरह के प्रश्नों को सॉल्व करते रहिए, साथ ही नए नए शब्दों के बारे में जानते रहिए, समझते रहिए, ताकि कहीं अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपसे छूट ना जाए, बस हम ये चाहते हैं। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है, ताकि हम बहुत सारी चीज़ें एक ही क्वेश्चन पेपर में लेके नहीं आ सकते, इसलिए इतने सारे हम क्वेश्चन पेपर लेकर आ रहे हैं आपके लिए कि आप प्रैक्टिस करें और बहुत सारी चीज़ों के बारे में जान भी पाएँ। तो ये सब चीज़ें जो हम ला रहे हैं आपके लिए, ये आपको मिलेंगी कहाँ, इसके लिए आपको आना होगा हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे। जब आप यहाँ पर आएंगे तो इस तरह का पेज आपके सामने होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं सीबीएसई K-12 इंग्लिश, इसी में आप नीचे आएंगे जब एकदम, तो आपको यहाँ पर मिलेगा CUET। बस आपको इसे क्लिक करना है। क्लिक करते ही CUET के सारे लेक्चर्स आपके सामने होंगे, सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर होंगे। अब आपको जो सब्जेक्ट देखना है उस पर क्लिक करना है। अब जैसे आप यहाँ पे देखोगे हिंदी है, तो CUET हिंदी आप इसे क्लिक करोगे। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हो, आपके सामने पूरी प्लेलिस्ट आ जाती है। अब इसमें आप जो भी टॉपिक देखना चाहते हैं, MCQs देखना चाहते हैं टॉपिक से रिलेटेड, या मॉक टेस्ट पेपर्स देखना चाहते हैं, सभी अवेलेबल है। बस आपको क्या करना है, एक क्लिक, और क्लिक करते ही आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो देखिए, अच्छे से तैयारी करिए, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आगे और भी टेस्ट पेपर लेकर आ रही हूँ, देखते रहिएगा, लेकिन साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।